Hello everyone. We are going to start with a lecture of first in first out document recording of material, which is basically first in first out, last in first out, and weighted average method, right? So let me give you a basic idea that what is the concept of first in first out, last in first out, and weighted average method. In what context we are dealing with all these things. See, for example, now what happen is we purchase raw material and we keep it in a store department, right? We keep it in a store department, and then store department issue this raw material to the production department, right? Now what concept we know with respect to first in first out is that जो पहले आया वो पहले जाएगा, ठीक है? बट इसमें दो बातें हैं। मैं पहले ही बता दूं ये बात ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। अम, देखिए, स्टोर डिपार्टमेंट को चीज़ों की प्राइसेस के बारे में नहीं पता होता। स्टोर डिपार्टमेंट इज मेनली कंसर्न विद द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कि जी रॉ मटेरियल जो आ रहा है वो किस टाइप का रॉ मटेरियल है, ख़राब हो रहा है तो उसको इशू करना है, ऑब्सोलेंट स्टॉक है तो उसको बेच देना है, वट एवर इज रिक्वायर्ड विद द फिजिकल क्वांटिटी, तो वो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू हो रहा है, दैट्स फॉर श्योर। अब मसला ये है कि ये जो मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर रहा है, ये रॉ मटेरियल, इस रॉ मटेरियल की प्राइस हम कैसे डिसाइड करेंगे? नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? सी, अच्छा एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं, हम ये जो मेथड पढ़ रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं और रॉ मटेरियल इशू कर रहे हैं टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वी आर नॉट ऑपरेटिंग इन अ ट्रेडिंग बिजनेस जहाँ पे हम परचेजिंग और सेल कर रहे हैं, वो वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे। Mainly this is a manufacturing context. So we are buying raw material. Material is bought by the company that is kept in the store department, and then we issue it to the production department. So it's basically the concept of issue of raw material. We are not selling it right now. ठीक है? अब होता क्या है कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, फॉर एग्जांपल आपने 500 किलोग्राम्स परचेज किए एट द रेट ऑफ $6 पर किलोग्राम, ठीक है? ये आपने परचेज किए 4th of January सपोज। फिर आपने 10th of January को कुछ मज़ीद मटेरियल परचेज किया 1000 किलोग्राम्स का, और बाय द टाइम आपकी जो प्राइस है वो 6 पॉइंट, ये चले पॉइंट्स को रहने दें, कैलकुलेशन में मुश्किल होगी, 7 पर किलोग्राम कर लेते हैं, ठीक है? अब आपके पास स्टोर डिपार्टमेंट ये रिक्वेस्ट करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये रिक्वेस्ट करता है 12th of January को कि यार एक काम करो, मुझे ज़रा कुछ रॉ मटेरियल इशू कर दो। आपने पूछा कितना, उसने कहा यार 300 किलोग्राम्स आप मुझे इशू कर दो। ये कहाँ से आएगा? ये आएगा मटेरियल रिक्विजिशन नोट से, हमें पता चलेगा जो डॉक्यूमेंटेशन में है। वो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट वाली वीडियो आप इससे पहले देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो मटेरियल रिक्विजिशन नोट उसने भेजा, उसने कहा कि यार एक काम करो, मुझे ज़रा 300 किलोग्राम्स इशू कर दो। स्टोर डिपार्टमेंट इशू कर देगा। अब मसला सारा ये है कि स्टोर डिपार्टमेंट जो इशू करेगा 300 किलोग्राम्स, तो वो चार्ज क्या करेगा? क्या वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को $6 की प्राइस चार्ज करेगा? क्या वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को $7 की प्राइस चार्ज करेगा? बिकॉज अगर वो यहाँ से इशू करता है तो 500 किलोग्राम्स होगा, यहाँ से इशू करता है तो 1000 किलोग्राम्स होगा। सो इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर हमने तीन मेथड्स निकाले हैं। एक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इफ द कंपनी इज यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सो मटेरियल विल बी इशूड फ्रॉम द मटेरियल विच कंपनी बॉट अर्ली एट द अर्लीस्ट फेज, राइट? तो वो मटेरियल फिर यहाँ से इशू हो जाएगा। ये जो 500 किलोग्राम्स है वो मटेरियल यहाँ से इशू होगा अगर तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। यानी हम जो प्राइस इसमें डिटरमिन करेंगे वो हम ये कहेंगे कि इशू कॉस्ट इज 300 किलोग्राम्स मल्टीप्लाई बाय $6, दैट इज 1800, राइट? इफ दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट ये कहता है वो जो लास्ट में आ रहा है वो पहले इशू होगा। So if that is the case, so 300 kilograms यहाँ से इशू होंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ से इशू होगा। So 300 kilograms will be issued at the rate of 7 per kg, that makes around 2100, ठीक है? और वेटेड एवरेज अगर होता है तो उसमें तो हम एवरेज निकाल लेंगे। वेटेड एवरेज वो फिर हम जब करेंगे तो फिर मैं बता दूंगी। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट। तो हम बेसिकली ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल स्टोर से निकल के प्रोडक्शन में जा रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है। एंड वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर कॉस्ट भी तो निकालनी है ना, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं।
और प्रोडक्ट की कॉस्ट में जाहिर सी बात है एक मटेरियल एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है भाई, तो ये सिचुएशन है। अच्छा, अब क्योंकि ये चीज़ आप लोगों ने इससे पहले पढ़ी हुई है, सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू ऑल दीज कैलकुलेशन, मैं इसको वैसी स्लाइड के थ्रू मैं समझा देती हूँ। अब देखिए सिचुएशन ये है कि जी ओपनिंग 400 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 2.2 पर यूनिट, फिर हमने इशू किया, फिर हमने रिसीव किया, फिर हमने इशू किया, फिर हमने रिसीव किया, फिर हमने इशू किया। अच्छा, एक चीज़ अब मैं क्योंकि इसको जीरो पॉइंट से समझा रही हूँ, तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब हम इशू करते हैं तो उसकी प्राइस आगे नहीं दी हुई, परचेज की तो प्राइस दी हुई है, इशू की प्राइस ही दी हुई। क्यों नहीं दी हुई भाई? इसलिए क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ इशू। वही तो फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट है। अगर प्राइस भी मैं आपको दे दूँ तो फिर बचा क्या फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट में, राइट? तो अभी सबसे पहले हम फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मीन्स जो पहले आ रहा है वो पहले जाएगा। तो मेरे पास 400 किलोग्राम से, अच्छा यहाँ पे हम 3 कॉलम्स बनाते हैं, परचेजिंग या रिसीविंग, प्रोडक्ट इशू और बैलेंस, 3 कॉलम हम बनाते हैं। um, तो मैंने सबसे पहले रॉ मटेरियल मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में रखा हुआ था, $880 का मटेरियल रखा हुआ था। ये 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2 पाउंड्स पर यूनिट, 880 आ गया। फिर आपने इशू करना है 250 यूनिट्स, तो आपने इसी 400 में से सॉरी आपने 250 यूनिट्स इशू करने हैं, तो आपने इसी 400 में से 250 यूनिट्स इशू कर दिए। जब 250 यूनिट्स चले गए एट द रेट ऑफ 2.2, तो मेरे पास 150 यूनिट्स बच गए, जिसकी प्राइस वही 2.2 है। अभी तक प्राइस में जो मसले हैं वो आए ही नहीं है, प्राइस का कोई इशू अभी तक तो ऐसा सच आया नहीं है। तो यहाँ तक तो चीज़ें सिंपल हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमने 500 यूनिट्स परचेज किए एट द रेट ऑफ 2.5 पर यूनिट, तो मेरी प्राइस अभी बढ़ गई। अब मेरे पास बैलेंस क्या आ गया? मेरे पास ऑलरेडी 150 यूनिट्स तो थे पहले से, ये जो प्रीवियस पीरियड से ब्रॉट डाउन हो रहा है ये पहले था। और अभी कितना मटेरियल है? अभी हमने 500 मटेरियल मजीद खरीदे हैं, तो वो हमने बाद में लिख दिया। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आपकी मर्जी, आप उसको किसी भी तरीके से लिखो, लेकिन यूजुअली हम उसको सीक्वेंस में लिखते हैं कि जो रॉ मटेरियल पहले से चला रहा है वो पहले लिखा जाएगा, जो रॉ मटेरियल बाद में आ रहा है उसको हम बाद में लिखेंगे, तो वो इशू करते टाइम आसानी होती है। फिर क्या हुआ जी? फिर ये ट्रांजेक्शन भी हो गई। फिर आपने क्या किया? आपने 340 यूनिट्स इशू किए। अब 340 यूनिट जो मुझे इशू करने हैं, मेरे पास बैलेंस में ये मटेरियल रखा हुआ है। ठीक है, बैलेंस में मेरे पास ये मटेरियल रखा हुआ है, एंड आई हैव टू इशू 340 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो मैंने कहा कि देखो यार 150 यूनिट्स तो एज इट इज चले जाएंगे, 150 यूनिट्स हमने दे दिए यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर 150 यूनिट्स तो चलेगा एट द रेट ऑफ 2.2 पर यूनिट। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे कितनी यूनिट्स इशू करने थे? 340 यूनिट्स इशू करने थे। उसमें से 150 तो यहाँ पे इशू हो गए। अब कितने बचे? 340 में से अगर आप 150 हटा दें, जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन कैलकुलेटर। अगर मैं 340 में से 150 हटा दूं तो मेरे पास बचते हैं 190 यूनिट्स। तो 190 यूनिट्स मजीद इशू करने, तो वो 190 यूनिट्स मैंने 500 से इशू कर दिया। और 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.5 जो था, उसमें से 190 यूनिट्स हमने ढाई के रेट पे इशू कर दिए, और 310 यूनिट जो है वो मेरे पास बच गए एट द रेट ऑफ 2.5, दैट इज 775। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमने मजीद 400 यूनिट्स खरीदे, तो जब खरीदा तो परचेज के कॉलम में आ गया वो। तो पहले से 310 यूनिट्स थे, फिर मेरे पास मजीद 400 यूनिट्स आ गए, उसको हमने बाद में लिखा, क्योंकि जो बाद में चीज़ आती है उसको हम बाद में लिखते हैं, वो हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हुआ ये कि 600 यूनिट्स हमने इशू किए, और 600 यूनिट्स इशू करने का मतलब ये है कि अब मेरे पास ये बैलेंसिंग फिगर है। इस बैलेंसिंग फिगर में से 600 इशू करना है। कैसे करेंगे भाई? 310 यूनिट्स एज इट इज इशू कर दिए हमने, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ऊपर से इशू करेंगे हम। सो 600 यूनिट्स में से 310 यूनिट्स इशू हो गए, बाकी बचे 290। ये जो 290 यूनिट्स हैं ये फिर हम 400 में से इशू कर देंगे। ठीक है, तो 400 में से 290 यूनिट जब चले गए, तो 400 में से 290 यूनिट जब चले गए, तो बचे 110 यूनिट। तो जो ये मेरे पास है, ये मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि भाई एक काम करो, मुझे ज़रा एक बात बताओ कि इशू कॉस्ट ऑफ ये कौन सा मंथ है? सितंबर है ना? इशू कॉस्ट ऑफ सितंबर कितनी है? या चले मैं आपको आसानी से स्टार्ट करूँ, इशू कॉस्ट ऑफ 15 सितंबर कितनी है? ये रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट इसी तरीके से आती है, 4 रिक्वायरमेंट्स आती हैं, वो मैं बारी बारी बता रही हूँ। टेबल बनाना कंपलसरी है, लेकिन बहरहाल ये रिक्वायरमेंट जो है, ये इन चारों में से कोई ना कोई एक रिक्वायरमेंट आएगी। ओके,
सो इशू कॉस्ट ऑफ 15 सितंबर, तो आपने कहा 15 सितंबर ये रहा, इसमें इशू कॉस्ट ये थी, तो 330 प्लस 475, लेट मी क्लोज दिस व्हाट्सएप, या मैं चाह रही हूँ कि असल में वो आ जाए, ओके फाइन, दिस फॉरगेट अबाउट इट, ये हो जाएगा 330 प्लस 475, दैट मेक्स अराउंड 805, 805 की तो हो गई इशू कॉस्ट, ठीक है, 15 सितंबर की। और अगर मैं ये कहूँ कि यार एक काम करें आप, कैलकुलेट इशू कॉस्ट ऑफ सितंबर, पूरे सितंबर की, तो पूरे सितंबर का मतलब फिर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा, लेट मी चेक, ये हो जाएगा, ये रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, ये हो जाएगा 550 प्लस 330 प्लस 475 प्लस 775 प्लस 783, दैट इज इक्वल टू 2913, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि यार एक काम करो, मुझे ज़रा एक बात बताएं कि बैलेंस एट 20th सितंबर कितना है, तो 20th सितंबर को बैलेंस कितना होगा भाई, देखो 18 के बाद कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं, 20 तारीख 20th तक, तो जितना मटेरियल आपके पास 18 को है उतना ही मटेरियल आपके पास 20th को भी होगा, तो आपके पास मटेरियल का बैलेंस कितना होगा, ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर है, यही बैलेंस आपका कंटिन्यू रहेगा 20th तक, तो 775 प्लस 1080, दैट मेक्स अराउंड 1855, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल बी व्हाट, वो हो जाएगी 297 स्ट्रेट, ठीक है। तो ये चार तरीके के सवाल आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जामिनर, पहले तो ये पूछ सकता है कि जी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की इशू कॉस्ट बता दें आप, या आप पूरे महीने की इशू कॉस्ट बता दें, या बैलेंस बता दें, या क्लोजिंग स्टॉक बता दें, तो यूजुअली ये होता है। तो ये एक हल्का सा रीकैप है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में यूजुअली हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं ज़रा लास्ट इन फर्स्ट आउट में, ये वाला जो क्वेश्चन है ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने नहीं चेंज किया है, क्वेश्चन मैंने सेम रखा है, उसका कुछ रीज़न है, वो रीज़न मैं बताती हूँ। अच्छा, अब होगा क्या, पहले तो ये हो रहा था कि जो पहले आ रहा था वो पहले इशू हो रहा था इस सीक्वेंस में, अब जो हम इशू करेंगे वो इस सीक्वेंस में इशू करेंगे, जो लास्ट में आ रहा है वो पहले इशू होगा, और आ, आ, जो सबसे पुराना मटेरियल है वो फिर आखिर में इशू होगा, ये हमारा सीक्वेंस होगा, ठीक है भाई। चले जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस हमने एज इट इज़ लिख दिया, फिर हमने मटेरियल इशू किया, मटेरियल इशू करने का तो भी कोई मसला ही नहीं है, बिकॉज अभी मेरे पास एक ही प्राइस का रॉ मटेरियल है, वो सारा का सारा 2.2 के हिसाब से इशू हो गया, ये पूरा जो 250 यूनिट्स हैं ये 2.2 के हिसाब से इशू हो गए, ठीक है भाई। फिर हमने 500 यूनिट्स परचेज किए, तो मैंने उसको उसी तरीके से लिखा, जो लेटेस्ट मटेरियल है वो बाद में आया, जो अर्लीस्ट मटेरियल था उसको हमने पहले लिख दिया, जो पहले वाला मटेरियल है उसको पहले लिख दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर हमने 340 यूनिट्स इशू किए यहाँ पे। अब 340 यूनिट्स इशू करने का मतलब ये है कि जो लास्ट इन है वो फर्स्ट आउट होगा, तो ये लास्ट इन है, तो ये फर्स्ट आउट होगा और ये बाद में जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 340 यूनिट्स को पहले मैंने 500 में से इशू करना है, 500 तो ऑब्वियसली पूरा इशू हो जाएगा, तो इस 500 में से 340 यूनिट्स यहाँ पे आ गए, और इस 500 में से 160 यूनिट्स यहाँ पे आ गए, 150 इशू नहीं हो पाया क्योंकि उसकी बारी नहीं आई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर मेरे पास 400 यूनिट्स हमने परचेज किए एट द रेट ऑफ $2.7 पर यूनिट, तो 150 यूनिट्स हमने एज इट इज़ लिख दिए, उसके बाद 160 यूनिट हमने एज इट इज़ लिख दिया, और उसके बाद 400 यूनिट्स जो हमने ख़रीदे थे उसको हमने लास्ट में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर हमने इशू करना है 600 यूनिट्स। अब 600 यूनिट्स इशू करने का मतलब है ये इस सीक्वेंस से इशू होगा, जो लास्ट में आए वो पहले जाएगा, लास्ट में 400 यूनिट्स आए, तो मैंने 400 यूनिट्स यहाँ से इशू कर दिए, जस्ट अ सेकंड, मैंने 400 यूनिट्स यहाँ से इशू कर दिए, सॉरी
400 यूनिट्स मैंने यहाँ से इशू कर दिए, आई हैव टू इशू 600 यूनिट्स, तो 400 यूनिट्स चले गए, अब बचे 200 यूनिट्स। ये फिर ये ख़त्म हो गया, अब मेरे पास यहाँ से इशू करना है, तो 160 में से यूनिट्स इशू कर दिए, ठीक है, 160 मजीद चला गया, अब भी मुझे 40 यूनिट्स इशू करना है, तो 150 में से 40 यूनिट्स यहाँ चले गए, और 150 में से फिर 110 यूनिट्स यहाँ पे बच गए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 110 यूनिट्स आपकी दोनों जगहों पे बच रहे हैं, यहाँ पे भी 110 यूनिट्स बच रहे हैं और यहाँ पे भी 110 यूनिट्स बच रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, इन 110 यूनिट्स की वैल्यूएशन 2.2 है और इन 110 यूनिट्स की वैल्यूएशन 2.7 है, क्योंकि जो इन्वेंट्री बच रही है वो उसकी उसकी अमाउंट डिफरेंट है, उसकी उसकी प्राइस डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर मैं वही 4 सवाल पूछूं जो मैंने अभी पहले पूछे थे कि भाई ये काम करें, ज़रा मुझे एक बात बताएं, व्हाट इज़ द इशू कॉज ऑफ 27 सितंबर, ठीक है, 27 सितंबर की इशू कॉस्ट बता दें आप मुझे, तो दैट इज ईजी, कुछ भी नहीं है, इन तीनों को प्लस कर लेना है, सो 1080 प्लस 400 प्लस 88, दैट मेक्स 1568, ठीक है। फिर मैंने कहा कैलकुलेट इशू कॉस्ट ऑफ सितंबर, ठीक है। अब सितंबर की इशू कॉस्ट में 550 आएगा, 850 आएगा और ये 1568 आएगा, तो 1568 प्लस 850 प्लस 550, 2968, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि एक काम करें, ज़रा मुझे बैलेंस एट 20 सितंबर बता दें, तो वही 18 सितंबर का हम काउंट करेंगे ये, सो दैट विल बी 330 प्लस 400 प्लस 1080 1810, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि यार एक काम करें, ज़रा मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बताएं, वो कितनी हो जाएगी, वो होगी 242, ठीक है, सिंपल है, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, अब इसके बाद जो आखिरी मेथड आता है वो आता है वेटेड एवरेज, ठीक है, लास्ट मेथड आता है वेटेड एवरेज मेथड। अच्छा, वेटेड एवरेज में क्या होगा, वेटेड एवरेज इज सिंपल, इसमें ये आसान है। अब इसमें क्या होता है, यूजुअली हम ये कहते हैं कि देखो भाई, फॉर एग्जांपल आपने 4th ऑफ जनवरी को 500 किलोग्राम्स परचेज किए थे एट द रेट ऑफ $4, ठीक है, पर किलोग्राम। फिर आपने 10th ऑफ जनवरी को 1000 किलोग्राम्स परचेज किए एट द रेट ऑफ $5 पर किलोग्राम, राइट। अब अगर मैं कहूँ कि यार फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो यहाँ से पहले इशू होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो यहाँ से पहले इशू होगा, मैंने कहा यार हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा ना हो, तो मैंने कहा यार अब एवरेज कैसे निकालेंगे, अब एवरेज खबरदार जो एवरेज ऐसे निकाले 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, हम प्राइस का एवरेज ऐसे नहीं निकालेंगे, दिस इज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब ये है कि पहले हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, सो इसकी कॉस्ट है 2000, इसकी कॉस्ट है 5000, तो पहले हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, फिर हम टोटल क्वांटिटी निकालेंगे और एंड में कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 7000 डिवाइडेड बाय 1500, ये बन जाएगा 4.666, ठीक है, पर किलोग्राम, ठीक है भाई। अच्छा, अब अब इसके बाद क्या स्टेप होगा, अब इसके बाद ये वाली जो कहानी है ना, डिफरेंस जो है ये खत्म हो जाएगा। अब जो मटेरियल इशू करना है वो इसी प्राइस पे इशू करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे 400 किलोग्राम्स इशू करने हैं तो वो भी 4.667 पे होंगे, या आपको 900 किलोग्राम्स इशू करने हैं तो वो भी 4.667 पे होंगे, ठीक है। तो ये आसान चीज़ है, इसमें फिर ये चीज़ इसमें आसानी ये है
कि इसमें आपका ये वाला मसला सॉर्ट आउट हो जाता है कि भाई पहले आया बाद में आया, इतना इधर से लो इतना उधर से लो। बट इसमें जो एडिशनल स्टेप आता है वो ये आता है कि आपको वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वेटेड एवरेज कब कैलकुलेट करेंगे, जैसे ही आपके पास कोई नया रॉ मटेरियल आता है तो नए रॉ मटेरियल की परचेजिंग करते ही फिर आपको एक एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये इसका रूल है बेसिकली। ठीक है भाई। तो यहाँ पे फिर हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन मैंने वही रखा है, क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं किया, क्वेश्चन वही रखा है। इसमें हमने ओपनिंग स्टॉक वही है, हमने इशू किया, मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ तक का क्वेश्चन तो तीनों सिचुएशन में सेम है, क्योंकि प्राइस में डिफरेंस नहीं आ रहा। मसले तो उधर उस वक्त आते हैं जब दो डिफरेंट प्राइसेस के रॉ मटेरियल होते हैं। ठीक है। फिर हमने फाइव, अच्छा अब हुआ क्या, या चलिए मैं इसको करके बता देता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे उसको करके बता देना चाहिए। देखें, मेरे पास परचेज है, मेरे पास इशू है, और मेरे पास बैलेंस है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक आएगा। ओपनिंग आपके पास 400 यूनिट्स हैं एट द रेट ऑफ 2.2, ये बनता है 880। ठीक है, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टेबल, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वन। अच्छा, फिर क्या हुआ, ओपनिंग के बाद फिर क्या किया आपने, ओपनिंग के बाद फिर आपने इशू किया। ठीक है, 250 यूनिट्स आपने इशू किए। अब जो आपने 5 सितंबर को 250 यूनिट्स इशू किए हैं, ये यहीं पे आ जाएंगे कि यार 250 यूनिट्स इशू हुए एट द रेट ऑफ 2.2, ये बनेगा 250 इंटू 2.2, दैट मेक्स 550। ठीक है, 550 यहाँ पे आ गया। 400 में से 250 चले गए तो बचे 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.2, ये आ जाएंगे 330। ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि जी हमने 500 यूनिट्स रिसीव किए हैं। तो 10 सितंबर को, सॉरी यहाँ से देखते हैं हम 10 सितंबर को हमने 500 यूनिट्स रिसीव किए एट द रेट ऑफ 2.5, तो ये परचेज की कॉलम में आ जाएंगे। 500 एट द रेट ऑफ 2.5, दैट मेक्स 1250। ठीक है। सो 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.2, दैट मेक्स 330, और 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.5, दैट मेक्स 1250। ठीक है भाई। अच्छा, 10 सितंबर के बाद 15 सितंबर आया। 15 सितंबर को हमने, अच्छा अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप ये देखो कि आपके पास आपने नया मटेरियल परचेज किया है, और नए मटेरियल में दो डिफरेंट प्राइसेस आ रही हैं। जब दो डिफरेंट प्राइसेस आ जाती हैं तो आपके पास ये आपके ऊपर ये फर्ज होता है कि आप इसका एवरेज निकालें। तो एवरेज कब निकलेगा, एवरेज उस वक्त निकलेगा जब आपके पास नया रॉ मटेरियल आता है और उसकी प्राइस आपकी पुरानी प्राइस से डिफरेंट है। यानी आप यूँ समझो कि आप एक कमरे में बैठे हो जहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, पांचों की हाइट 5 फीट है, 5 फीट है। हाँ, तो अगर 5 फीट सबकी हाइट है, तो अगर नया बंदा भी 5 फीट का आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज पे। लेकिन नए बंदे की हाइट अगर 5.6 है या 4.5 है तो फिर फर्क पड़ेगा, फिर सबका एवरेज हिल जाएगा। तो यहाँ पे नया मटेरियल जब कभी भी हम खरीदते हैं और उसकी प्राइस डिफरेंट होती है तो फिर हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इस ट्रांजैक्शन की वजह से मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, इन सबको पहले हम टोटल करेंगे। 1580 बनेगा शायद। ठीक है, हमने कॉस्ट को टोटल किया, हमने क्वांटिटी को टोटल किया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना है। तो 1580 डिवाइडेड बाय 650, तो ये बनेगा 2.43। ठीक है। अच्छा, अब जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो इसी 2.43 पे होगी। ठीक है, ट्रांजैक्शन को अब हम इस प्राइस को कुछ नहीं चेंज करेंगे। सो द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज 15 सितंबर को इशू हुआ है। सो 15 सितंबर को हमने इशू किया है 340 यूनिट्स का शायद। यस। तो 340 यूनिट्स जो हैं वो इशू हो जाएंगे एट द रेट ऑफ 2.43, और मेरे पास बचेंगे 650 में से, चलिए मैं इसको निकाल ही लेती हूँ,
340 multiplied by 2.43, that's 826.2, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 650 माइनस 340 इज 310 टाइम्स 2.43, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली ये वाली ट्रांजेक्शन है। उसके बाद फिर मैं इसी स्लाइड पे आ जाती हूँ। अब क्या हुआ, उसके बाद हमने फिर मजीद 400 यूनिट्स खरीदे, तो मेरे पास नया बैलेंस आ गया, ये यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया। और जैसे ही नया बैलेंस आया फिर हमें एवरेज निकालना पड़ा, तो एवरेज निकालने के लिए पहले हमने कॉस्ट का टोटल किया। कॉस्ट का टोटल करने का मतलब है पहले मैंने इन दोनों को प्लस किया, फिर मैंने इन दोनों को प्लस किया और उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दिया, मेरे पास प्राइस आ गई। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो एवरेज प्राइस है ये इन दोनों के मिडिल में आएगी। ये 2.43 से कम नहीं हो सकती और 2.7 से ज़्यादा नहीं हो सकती, एंड आई थिंक यू गाइज नो द रीज़न। फिर क्या हुआ, फिर हमने 600 यूनिट्स इशू किए। 710 में से 600 यूनिट्स चले गए, 710 में से 110 यूनिट्स बचे। यूनिट्स वही है, प्राइस चेंज हो गई, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ कि यार एक काम करें, आप ज़रा मुझे इशू कॉस्ट ऑफ सितंबर बता दें, इशू कॉस्ट ऑफ सितंबर बता दें मुझे। तो सितंबर की इशू कॉस्ट कितनी होगी, लेट मी चेक। ये हो जाएगी 550 प्लस 826 प्लस 1548, दैट्स 2924, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, 284 की, ठीक है। तो ये अब उसमें बैलेंस और वो दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो चले हमें समझ में आ जाता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अ, अच्छा, अब इसके बाद अगर आप चाहें तो इस वीडियो को रोक दें और इसके क्वेश्चंस जो हैं उसकी प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद फिर जो है वो अब जो मैं बात बताने जा रही हूँ उसके बाद उस बात को डिस्कस करने के लिए फिर आप थोड़ी देर बाद आइएगा, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई है। और अगर आपको यहाँ तक आप इफ़ यू गाइज आर कंफर्टेबल तो यू कैन कंटिन्यू, ठीक है। तो आप इसको पॉज भी कर सकते हैं और आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मैंने बेसिकली एक काम किया है, मैंने बेसिकली कोशिश ये की है कि मैं इन सारी चीज़ों को आप प्रूफ कर दूं। So basically prices are continuously increasing in this question, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो केस है इस केस को अब हम डिस्कस करते हैं इन्फ्लेशन के परस्पेक्टिव से। देखिए, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है मुसलसल, मुसलसल का वर्ड तो खैर गलत है, कंटिन्यूस मतलब आई मीन इन्फ्लेशन आ रहा है, प्राइसेस फ्लक्चुएट नहीं कर रही, प्राइसेस मुसलसल बढ़ रही हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इन्फ्लेशन आ रहा है और प्राइसेस मुसलसल इंक्रीज हो रही हैं, तो इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अब फीफो लीफो और एवरेज में से किसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, किसका प्रॉफिट कम होगा, ये एक छोटा सा सवाल आता है, तो इसके ऊपर भी गौर कर लेते हैं। अगर कभी इन्फ्लेशन आता है तो इन्फ्लेशन के केस में हम यहाँ पे तीन चीज़ें लिख लेते हैं। एक तो हम बना लेते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्या हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक हम ले लेते हैं एवरेज और एक हम ले लेते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब यहाँ पे हम तीन चीज़ें कंसिडर करेंगे। एक हम कंसिडर करेंगे इशू कॉस्ट, एक हम कंसिडर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और एक हम कंसिडर करेंगे प्रॉफिट, ठीक है। ये तीनों किस केसेस में क्या फ़र्क आएगा। अब इसको पहले तो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, फिर हम इसको प्रूफ भी कर लेंगे। देखिए, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट का मतलब है इन्फ्लेशन, कंटिन्यूसली आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है। प्राइसेस बढ़ने का मतलब ये है, प्राइसेस बढ़ने का मतलब ये है कि शुरू में अगर आपने मटेरियल $10 का ख़रीदा था, तो हो सकता है मिडिल में ये $15 का हो, और हो सकता है एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड ये $20 पे चला जाए, ठीक है। यही मतलब है इन्फ्लेशन का, प्राइसेस बढ़ रही है मुसलसल। अब अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा। देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट ये कहता है जो पहले आ रहा है वो पहले जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्राइसेस कुछ यूं है, मैं इसको सीधा बना देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए।
शुरू में 10 रुपए का मटेरियल था, फिर 11 रुपए का मटेरियल था, फिर 12 रुपए का खरीदा, फिर 14 रुपए का खरीदा, फिर 15 रुपए का खरीदा, फिर हमने 16 रुपए का मटेरियल खरीदा। ठीक है, कंटिन्यूसली प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब अगर फीफो है तो फीफो में हम इशू यहाँ से करेंगे, जो पहले आ रहा है वो पहले जाएगा। सपोज ये 1 जनवरी है, ये 31 दिसंबर है, तो इशू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में यहाँ से होगा। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक आपका बचा हुआ होगा ये वाला पार्ट, ये होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, दैट मेक सेंस। शुरू वाला मटेरियल चला जाएगा, बाद वाला मटेरियल रह जाएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट द अदर एरियाज? अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है तो यही ट्रांजैक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट में ये होगा कि जो लास्ट में मटेरियल आया है वो पहले इशू होगा, तो ये वाला पूरा पार्ट इशू हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है जो शुरू में हमने खरीदा था वो इशू होना रह जाएगा, तो ये आ जाएगा एज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है भाई। तो अब होता क्या है कि जब फीफो होता है तो फीफो की जो इशू कॉस्ट है, इशू कॉस्ट फीफो की इस वक्त कम है, क्योंकि जो पहले मटेरियल था वो इशू हो गया और जो शुरू में मटेरियल खरीदा था वो लोअर प्राइस पे था, तो इशू कॉस्ट इसकी लोएस्ट होती है। ठीक है, और लास्ट एंड फर्स्ट आउट की जो इशू कॉस्ट है वो हाईएस्ट होती है। ठीक है, एवरेज पे हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट दी क्लोजिंग स्टॉक? अब जो सस्ता मटेरियल था वो तो इशू हो गया। अब कौन सा मटेरियल बचा हुआ है आपके पास? अब वो मटेरियल बचा हुआ है जो एक्सपेंसिव है, जो 15-16 वाला मटेरियल था। इस प्राइस का मटेरियल आपने भी इशू नहीं किया क्योंकि वो तो अभी रिसेंटली खरीदा है। तो इशू कॉस्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट का मतलब अमंग ऑल दीज मेथड्स। और लीफो में चूंकि एक्सपेंसिव मटेरियल आप ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक का मटेरियल आप ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, तो सिर्फ ये वाला मटेरियल रह गया आपके पास, तो इसका मतलब इसकी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लोएस्ट होगा। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट द प्रॉफिट? अच्छा, प्रॉफिट का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अगर देखो, हम जब किसी एक चीज पे इफेक्ट देखते हैं तो वी कीप अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में मटेरियल भी है, लेबर भी है और ओवरहेड्स भी हैं, एक्सपेंसेस ओवरहेड्स भी हैं। अभी फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि मटेरियल लेबर सारे केसेस में सेम है। ठीक है, क्योंकि हम मटेरियल कॉस्ट का इम्पैक्ट देख रहे हैं तो लेबर ओवरहेड को सेम मान रहे हैं। अगर ऐसा हुआ कि आपने एक्सपेंसिव मटेरियल यूज कर लिया, इफ कंपनी यूज एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कॉस्ट बढ़ेगी और प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। जब कभी भी कॉस्ट बढ़ती है प्रॉफिट कम हो जाता है, कीपिंग सेलिंग प्राइस सेम। और अगर आपने इफ कंपनी यूज लो प्राइस मटेरियल, उस केस में आपकी कॉस्ट कम होगी और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, आसान सी बात है। अच्छा, अब जरा आए इसी पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर हम अच्छा, इस पॉइंट पे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू हो रहा है वो लोएस्ट प्राइस का मटेरियल इशू हो रहा है, यानी जो डिपार्टमेंट इशू कर रहा है प्रोडक्शन अपनी मैन्युफैक्चरिंग में वो सस्ता मटेरियल यूज कर रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट आपका बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा आपको कंपैरेटिवली अदर कंपैरेटिव टू एवरेज इन लीफो। लीफो में प्रॉफिट चूंकि सबसे महंगा मटेरियल लीफो में यूज हो रहा है तो इसका प्रॉफिट लोएस्ट होगा। ठीक है। अच्छा, अब एवरेज में क्या होगा? एवरेज इसके मिडिल में रहेगा। अगर ये लोएस्ट है और ये हाईएस्ट है तो एवरेज यूं होगा, एवरेज जो है वो इससे ज्यादा होगा, इस पॉइंट से ज्यादा होगा और इस पॉइंट से कम होगा। ठीक है, यानी दैट विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लेस देन लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, उसी तरीके से फीफो में ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है, तो ये ऐसे जाएगा। एवरेज यहाँ पे होगा, यहाँ पे होने का मतलब है दिस विल बी लेस देन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड ग्रेटर देन लास्ट इन फर्स्ट आउट।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हम यही करेंगे, ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है, ठीक है, ये हाईएस्ट है और ये लोवेस्ट है। तो ये, अरे यार, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। ये लेस देन एवरेज होगा, नहीं 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 नहीं, लेस देन फीफो होगा, जो लेस देन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड मोर देन लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये बेसिकली एक सिंपल सी चीज़ है। अब अगर मुझे इसी चीज़ को इस क्वेश्चन से प्रूफ करवाना पड़े, मतलब कोई बच्चा कह तो सकता है ना कि मैम इसको ज़रा प्रूफ करके बताएं, तो इसको प्रूफ करने का बड़ा आसान सा तरीका है, ठीक है। मैंने कोशिश तो की है कि मैं उस तरीके को बता दूं, बट लेट्स सी इफ आई कैन डू दैट। मैं इसमें एक और पेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि उसमें बार बार मुझे मूव ना करना पड़े। यहाँ पे हम ले लेते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ पे एवरेज, और यहाँ पे हम ले लेते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इशू कॉस्ट की, ठीक है। अब जरा इधर आते हैं, देखिए इशू कॉस्ट हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो मेथड किया था, प्राइसेस बढ़ रही है ना मुसलसल, पहले 2.2 थी, फिर 2.5 हो गई, 2.7, तो वी कैन कंसीडर दिस टू बी एन इन्फ्लेशन। अब देखिए इसकी इशू कॉस्ट टोटल पूरे महीने की इशू कॉस्ट है 2913, राइट, ये है 2913। अच्छा, और इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 297 का, 297 का इसका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट में इशू कॉस्ट है 2968, और क्लोजिंग स्टॉक है 242 का, ये। और वेटेड एवरेज में क्या हो रहा है, वेटेड एवरेज में ये है, इशू कॉस्ट है 2924, और ये हो जाएगा 284, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ कही थी, मैंने कहा था कि देखो यार, इसका जो टेबल बनता है वो ऐसे बनता है, क्योंकि मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मुझे बड़ा मसला होता था इसमें। फिर ऑब्वियसली जब आप पढ़ाते रहते हैं तो आपको चीज़ें फिर थोड़ी सी आपको फिर टेक्निक समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने हमेशा इसको ऐसे बताया कि देखो यार, अगर कभी कंफ्यूज हो जाए ना, तो आप इसको इस तरीके से ज़हन में रखिएगा कि सबसे पहले आप इशू कॉस्ट उठाते हैं, और इशू कॉस्ट में एक एरो याद रखिएगा, वो ये कि इशू कॉस्ट में फीफो की इशू कॉस्ट इन्फ्लेशन की केस में सबसे कम होती है, लोएस्ट होती है। तो जब ये लोएस्ट है तो लीफो हाईएस्ट होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट क्लोजिंग स्टॉक, अगर ये लोएस्ट है तो जाहिर सी बात है, सस्ता मटेरियल इशू हो गया तो महंगा मटेरियल रखा हुआ है, और अगर ये हाईएस्ट है तो यहाँ पे लोएस्ट आएगा। एंड व्हाट अबाउट प्रॉफिट, प्रॉफिट इज कनेक्टेड विद इशू कॉस्ट, इशू कॉस्ट लोएस्ट है तो प्रॉफिट हाईएस्ट होगा, इशू कॉस्ट हाईएस्ट है तो प्रॉफिट लोएस्ट होगा, और एवरेज तो इन सबके बीच में रहता है, सॉरी, ठीक है। अब जरा इन दोनों टेबल्स को आपस में मैच करें। मैंने कहा कि फीफो में इशू कॉस्ट लोएस्ट होगी, इशू कॉस्ट फीफो में लोएस्ट होगी। अब देखो ये इशू कॉस्ट है फीफो की जो लोएस्ट है, और ये इशू कॉस्ट है लीफो की जो कि हाईएस्ट है। 2968 इज हायर देन 2913, और एवरेज इन दोनों के बीच में, ये 2924 इससे ज़्यादा है, 2924 इससे ज़्यादा है, और इससे कम है, ठीक है। उसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक पे आ जाए। मैंने कहा था क्लोजिंग स्टॉक फीफो का हाईएस्ट होगा, देखो क्लोजिंग स्टॉक फीफो का हाईएस्ट है, लीफो का लोएस्ट है, और ये इसके मिडिल में आ रहा है। और व्हाट अबाउट प्रॉफिट, प्रॉफिट इज एक्चुअली कनेक्टेड विद दिस इशू कॉस्ट। तो अगर लोएस्ट मटेरियल, अगर आपकी मटेरियल कॉस्ट सबसे कम है तीनों मेथड्स में, तो प्रॉफिट आपका इस, अगर आप फीफो यूज करते हैं तो इस केस में हाईएस्ट होगा, और यहाँ पे ये लोएस्ट होगा, ठीक है। अब एज्यूम कर चलें, फिर एक काम करते हैं, नंबर्स पे काम कर रहे हैं ना। सपोज हम ले लेते हैं कि जी सेल्स वैल्यू जो है
वो 5000 की है। अभी हम लेबर ओवरहेड पे बात नहीं कर रहे, सिर्फ मटेरियल पे बात कर रहे हैं। सो 5000 माइनस 2913 इज 2087। हमने 5000 में से ये जो मटेरियल की कॉस्ट है वो माइनस कर दी। उसी तरीके से 5000 माइनस 2968 दैट मेक्स 2032। देखा, इसका प्रॉफिट ज्यादा आ गया, इसका प्रॉफिट कम आ गया। वेटेड एवरेज का इन दोनों के बीच में होगा 5000 माइनस 2924 2076, इससे कम है और इससे ज्यादा। ठीक है, तो बस ये एक छोटा सा एनालिसिस था जो मुझे बताना था रिगार्डिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है जी, अब इसको देख लीजिएगा। अब इसमें अभी भी कोई मसला होता है तो फिर मुझे बताइएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले डिस्कस वाले डील करते हैं। इसका ये स्टोर डिपार्टमेंट की एंट्री नहीं है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट की एंट्री है। ठीक है भाई, चलें जी, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।